हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी परिवार में। और आज विविध एक्सप्रेस की नेक्स्ट क्लास के साथ हम आपके साथ हैं। और विविध एक्सप्रेस की जो मैंने आपको 2 या 3 क्लास कराई हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत कंटेंट मैंने आपको दिए हैं। और अब आगे की विविध की क्लास आज जो चलेगी, इस क्लास को आपको लास्ट तक वॉच करना है। लास्ट तक वॉच करोगे तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे जो आपने पहली बार पढ़े हैं या पहले पढ़े हैं तो आप उनको भूल चुके हो आप। क्लियर? तो ये रिवाइज क्लास है, विविध क्लास है, एक्सप्रेस क्लास है। इस क्लास के साथ आप हमेशा बने रहिए। और ये क्लास आपकी एक जीएस की ये रीढ़ की हड्डी है। आप जो मार्केट से प्रैक्टिस सेट वगैरह लेते हो, आप तो प्रैक्टिस सेट लेते हो तो सिर में दर्द करते हैं। और अगर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास से जुटे रहोगे, मेरे साथ जुटे रहोगे, तो आप मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट लाओगे तो आपके कोई भी प्रैक्टिस सेट सिर में दर्द नहीं करेगा। पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही आपकी प्रैक्टिस है। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलता है बोर्ड पर। ये विविध एक्सप्रेस की जो क्लास है, ये आपके सब्जेक्ट को भी अच्छा करती है, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ कराती है। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, विविध एक्सप्रेस यानी विविध क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन लिखिए आप। मैंने सबसे पहले आपसे पूछा योजना आयोग। आप बोलोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी बहुत ज्यादा है। योजना आयोग का गठन कौन सी सन में हुआ है? और डेट और सन आपको दोनों लगाने अपने कमेंट बॉक्स में। प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ है। 15 मार्च 1950 योजना आयोग। एक क्वेश्चन और यहां पर देखोगे आप, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। दोनों क्वेश्चनों को नोट करें। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अच्छा, यहां पर लिखो आप, ये जो योजना आयोग है ये कितने वर्ष की देश के लिए प्लानिंग तैयार करता है? 5 वर्ष की प्लानिंग तैयार करता है, जिसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। लिखिए सभी स्टूडेंट, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको इनका आंसर लगाने हैं। मैंने आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? प्रथम यानी कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? यानी पहली पंचवर्षीय योजना का आपको उद्देश्य यहां बताना है। उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा। कृषि को बढ़ावा। अब यहां पर कमेंट बॉक्स में आपको 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो आपका आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिया है कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लगाएं। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिया है कि उद्योग को बढ़ावा कौन सी योजना में दिया गया? उद्योग को बढ़ावा कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना में दिया गया? एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिया कि देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि 19 जुलाई 1969 में हुआ है। 19 जुलाई 1969। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? वह कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी जिसमें देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? वो पंचवर्षीय योजना का नंबर आप लिखोगे अपने कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको यहां दे दिया है, उसका आंसर भी आपको बता दिया है, लेकिन आपको यहां पर एक क्वेश्चन और बताना है कि देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
अब एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए देता हूं यहां पर, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय, वो कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन के बारे में या गरीबी उन्मूलन उद्देश्य रखा गया? वो भी आप इसका आंसर लगाओगे। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? एक क्वेश्चन और आपके लिए है, नाबार्ड बैंक, नाबार्ड बैंक का गठन भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में है? नाबार्ड बैंक का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड बैंक का गठन किया गया? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं, कौन से नंबर की वो पंचवर्षीय योजना थी। हालांकि गठन आपका 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। तो कई क्वेश्चनों में मैंने आपसे पंचवर्षीय योजना का नंबर पूछा है, कौन से नंबर की वो पंचवर्षीय योजना है जिनमें ये बैंक नाबार्ड बैंक, 14 बड़े बैंक और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, और उद्योग को बढ़ावा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? इनके कमेंट बॉक्स में आप आंसर लगाएं। नाबार्ड बैंक छठी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में, और देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रगण चौथी पंचवर्षीय योजना में, और गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और उद्योग को बढ़ावा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इस सभी स्टूडेंट नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मानव संसाधन विकास का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? आपके लिए क्वेश्चन हो रहे पंचवर्षीय योजना में, सभी अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। मानव संसाधन विकास का लक्ष्य या उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया? आपको उस पंचवर्षीय योजना का नंबर बताना है, वो कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना है जिसमें मानव संसाधन विकास का टारगेट उद्देश्य रखा गया, और जब लक्ष्य विकास की बात कही गई तो उसका मंत्रालय भी बनाया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके वर्तमान मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। हमारे देश की जो एजुकेशन है वो कौन से मंत्रालय में आती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि देश का वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा? रमेश पोखरियाल। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये उद्देश्य रखा गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इतिहास के क्वेश्चनों पर कुछ चर्चा करते हैं, और मुझे लगता है कि इतिहास के जो क्वेश्चन है बच्चे सभी इतिहास के क्वेश्चनों पर आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इतिहास उन्होंने बहुत अच्छे तरीका से पढ़ रखा है। कुछ सन में आपके सामने लिखूंगा, जिनको शॉर्ट में आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सन में क्या हुआ था। क्लियर? लिखिए आप सभी स्टूडेंट। चलो आपको आसानी रहेगी टाइप करने में, मैं क्वेश्चन ही लिखूंगा, आपको सन बताना है। क्लियर? लिखिए आप, प्रथम विश्व युद्ध कौन सी सन में हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कौन सी सन में है? अपने कमेंट बॉक्स में आप ओनली सन लगाओगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सी सन में स्टार्ट हुआ है? और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए हैं? गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कौन सी सन में लौटे हैं? आपको सन बताना है, ओनली सन आपको टाइप करना है। तो आपको वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा आपको उसमें टाइप नहीं करना है, प्रॉब्लम होती है। मैंने लिख दिया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब से है, आपको ओनली सन लगाना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, आपको उनकी भी सन लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, लखनऊ समझौता कौन सी सन में हुआ है? लखनऊ समझौता कौन सी सन में है?
लखनऊ। होम रूल आंदोलन कौन सी सन में है? होम रूल आंदोलन कौन सी सन में है? देखो बच्चों के, सभी बच्चों के आंसर बहुत फटाफट, बड़ी स्पीड के साथ, बहुत स्पीड के साथ क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं। नेक्स्ट इसी में लिखोगे आप, चंपारण सत्याग्रह कौन सी सन में है? चंपारण सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई है, सत्याग्रह की शुरुआत कौन सी सन में है? यहीं पर लिखोगे आप कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट रही हैं, जिसकी अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन तो और भी है बट जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट रही हैं, वो कौन सी सन में हुआ है? एनी बेसेंट, वो सन आपको बताना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए आप, एनी बेसेंट महिला का नाम आया है यहाँ पर, तो यहाँ के इसके लिए एक रिकॉर्ड क्वेश्चन भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किस महिला को प्राप्त हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किस महिला को प्राप्त हुआ है? तो कभी आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? एनी बेसेंट। तो यहाँ पर फिलहाल आपको इसका सन बताना है। नेक्स्ट देखिए आप, खेड़ा सत्याग्रह कौन सी सन में है? खेड़ा सत्याग्रह कौन सी सन में है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कौन सी सन में है? ये इन दोनों का भी आप सन बताओगे। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कौन सी सन में है? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कौन सी सन में है? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कौन सी सन में है? आंसर सभी बच्चों के बहुत स्पीड के साथ आ रहे हैं, फटाफट बड़े सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। यानी कि जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं तुरंत ही वो सन लिख देते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कौन सी सन में है? एक क्वेश्चन और यहां देखोगे आप, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन सी सन से है? और एक क्वेश्चन और जोड़ दोगे आप, मोपला विद्रोह कौन सी सन में हुआ था? मोपला विद्रोह कौन सी सन में हुआ और कहां पर हुआ? लिख सकते हो आप मोपला विद्रोह। मैंने आपको बहुत सारे इतिहास में ऐसे कंटेंट क्वेश्चन दिए हैं, इतने सदाबहार ये क्वेश्चन है, आपके याद हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन जिसके ये सन या ये पॉइंट याद नहीं, बार बार भूलते हो, उसके लिए बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप इनका बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपका इनमें से क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। सभी मेरे प्यारे बच्चों इनका आंसर लगाएं कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इनमें कौन कौन सी सन आएंगी, वो जल्दी से फटाफट लगाएं और अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आंसर लगाएं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे? 1915। प्रथम विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ? 1914। लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन, यानी कि लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन 1916। इनमें बताने के लिए भी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा है? बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा है। और लखनऊ समझौता के अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ समझौता के अध्यक्ष कौन थे? श्री अंबिका चरण मजूमदार थे, श्री अंबिका चरण मजूमदार। और लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ है। आगे विविध में चर्चा होगी तो आगे वो सारे पॉइंट आपको दिखाई देंगे। क्लियर? तो मैं पॉइंट अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं जिससे कि आपका जो पॉइंट यहां पर छूटे हुए हो किसी आगे के विविध में आ जाए और वो पॉइंट भी आपके याद हो जाए जो मैंने आज लिखवाया है। कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट सन 1917, यहां पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1917। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ सन 1920। चंपारण सत्याग्रह की सन 1917। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह कौन सी सन के हैं? 1918। प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना कौन सी सन में? 1919। दो शासन। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। मैंने आपको संविधान में अधिनियम के टॉपिक बहुत अच्छे प्रॉपर तरीका से स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप वहां से भी उनको वॉच कर सकते हो। आप जिस दिन मेरी ऑनलाइन में आपको मैं प्रॉपर क्लास आपकी हिस्ट्री की पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी इतिहास के स्पेशल आपको सारी ही स्पेशल वीडियो वहां दिखाई देंगी, जो प्राचीन भारत की हैं या मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, हर टॉपिक पर स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना
बनाकर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना तरीका से, अच्छे तरीका से पूरा कंटेंट, पूरा सब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया है और आपको हर सब्जेक्ट ऐसा लगेगा जैसे ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ हमारे याद है। लेकिन उसके लिए आपको मेरी विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ और जो मेरी ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में चलती है, उन दोनों क्लास के साथ आपको अच्छे से जुड़ जाना है और वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और आने वाली कोई भी जो आपकी परीक्षा आती है उन परीक्षाओं के लिए आपको तैयार रहना है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम हॉल में आप जाओगे, तो जितना बुकलेट खोलकर देखोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर क्लिक करने में। और जीएस का जो पोर्शन 50 नंबर का आपको वहां दिखाई दे रहा है, तो मात्र 15-20 मिनट में आप बिल्कुल ओके कर दोगे और आपका वहां पर जो मार्क्स होगा, जो आप वहां पर गेन करोगे, वो कम से कम 45 के आसपास, 40-45 आप गेन कर सकते हो। बट आपको मेरी विविध एक्सप्रेस और ऑनलाइन जो मेरी प्रॉपर क्लास चल रही है उसके साथ आपको जुटना है, मेरे साथ रहना है। अगर मेरी वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कर रहे हो तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट किया होगा, ये इसको नोट किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन कांग्रेस पर ले लेते हैं हम। यहां पर भी सदाबहार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्लास में वो चीज कराई जा रही है, वो पॉइंट मैं आपको कराता हूं जो सदाबहार हमेशा एग्जाम में रखे ही मिलते हैं। क्लियर? आईएनसी, सभी स्टूडेंट आईएनसी का फुल नेम बताएं। आईएनसी क्या है? आईएनसी का फुल नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक यानी कि कांग्रेस पार्टी है। अब यहां से सिर्फ अपेक्षा आपसे की जा रही है कि आईएनसी की जो स्थापना है, आईएनसी की जो स्थापना है, इसका गठन है, वो कब हुआ है? अपने कमेंट बॉक्स में आप इसका गठन लिख सकते हो। आप आईएनसी से पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये भी आप लिख सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय संघ। कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई है। यानी आईएनसी की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 में हुई है। और आईएनसी के जो फाउंडर हैं, जो जनक कहलाए हैं, संस्थापक, आईएनसी के फाउंडर एओ हुम हैं। एओ हुम बहुत सदाबहार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपने पीछे के एग्जाम में देखा भी होगा। जो लास्ट ईयर प्रीवियस सेट हैं उनमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा घूमता भी है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आईएनसी का फाउंडर बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कर रहे हो तो आप फाइट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो जनरली सभी बच्चों के तैयार होते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हो, ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करते हो, तो फाइट्स यानी कि आप एग्जाम में जो आप फाइट कर रहे हो उससे ऑलरेडी पहले एकदम ही बाहर हो जाओगे आप। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए अगर आप कंपटीशन की लाइन से जुड़े हुए हो आप। अब आईएनसी का जो प्रथम अध्यक्ष रहा है वो कौन था? अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो आप, WC बनर्जी। बहुत बच्चे अपने कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, WC बनर्जी। अब आईएनसी किसके दिमाग की उपज थी? किसके दिमाग की उपज थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है। आईएनसी जो पार्टी है किसके दिमाग की उपज थी? अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। एक कई बार एग्जाम में तो यह भी पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कॉपी पेन मत चलाइए आप प्लीज, पहले आप लाइन को समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जो मैंने लाइन बोली बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए उस लाइन को और अपने बिल्कुल माइंड में उतार लीजिए कि कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें कैसे आंसर लगाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप बताओगे लॉर्ड डफरिन। कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आईएनसी
कि किसके दिमाग की बस थी कांग्रेस पार्टी बननी चाहिए, ये किसके दिमाग में पहले से डिजाइन खिंच गया था, वो था लॉर्ड डफरिन चाहता था कि देश के अंदर एक ऐसी पार्टी बननी चाहिए, ये इसके दिमाग की बस थी। क्लियर। और एक क्वेश्चन और यहां देखोगे आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहा है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आप इसका आंसर आप लगाओगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईएनसी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आप टाइप कर कर अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, कोई भी आसान नहीं, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं। अगर आपके याद है तो आसान है, याद नहीं है तो बहुत हार्ड है। हो सकता है कि आपने एक साल पहले क्वेश्चन पढ़ा हो और आप भूल रहे हो कि कौन है। माइंड की प्रैक्टिस मोर गेम, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बड़ा आप गेम खेल सकते हो। आप यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप, चाहे वो मैथ है या जीएस है। अगर आप मैथ में भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप छोटी से छोटी मल्टीप्लाई भी आपको करनी पड़ रही है तो करिए, आप छोटी से छोटी मल्टीप्लाई भी आप करोगे तो आपका मोरल हाई होगा, आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन जमाया कि हो जाएगा, हो जाने में क्या होता है, फिर आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, वहां आप काटपीट में लगे रहते हो, क्योंकि काटपीट की भी स्पीड आपकी ज्यादा नहीं होती है। क्लियर। वहां पर भी आप गलती करते हो, आपके 8-10 क्वेश्चन का एवरेज तो वहीं आ जाता है कि जहां आप काटपीट करने में बहुत टाइम ले जाते हो आप। क्लियर। छोटी छोटी मल्टीप्लाई करो, करके देखिए आप जो भी आपको करना है। क्लियर। ज्यादा स्पीड बढ़ाइए अपनी। यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लगा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन का आंसर का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर पहले ही, जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा तुरंत ही आंसर लगाया है। बहुत अच्छे आपके लिए। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव किसने दिया? कांग्रेस शब्द का सुझाव देने वाला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। पीछे की वीडियो में मैंने पीछे की विविध की क्लास में दादा भाई नौरोजी पर बहुत सारे फैक्ट लिखवा रखे हैं। किसी और दिन, किसी और विविध की क्लास में दादा भाई नौरोजी के विविध जितने भी फैक्ट हैं इनमें आपको दोबारा से बोर्ड पर रिवाइज करा दिए जाएंगे। दादा भाई नौरोजी जीएस के लिए मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि ये द ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यही कहलाया है, और कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष रहा है, अर्थशास्त्री है, और संघ के स्थान पर कांग्रेस का सुझाव इसने दिया है। और भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े सबसे पहले देने वाला व्यक्ति भी कौन है? दादा भाई नौरोजी है। और धन का बहिर्गमन का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति भी कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनकी वो कौन सी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय के डेटा दिए, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति माह बताई? तो इनकी वो बुक थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर। आगे देखिए, आप सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए आप। लिखिए, मैंने यहां पर सर्किल में झील लिखा है, तो कुछ झीलों पर चर्चा करते हैं हम। जैसे मैंने यहां पर लिखा भोजताल अपना में एक झील है, तो अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप भोजताल जो झील है ये भारत के कौन से राज्य में है? नेक्स्ट इसमें लिखोगे आप चिल्का झील भारत के कौन से स्टेट में आती है? लोनार झील भारत के कौन से राज्य में आती है? लोनार झील। सभी स्टूडेंट नोट करें, आराम से नोट करें, ये इनका स्क्रीनशॉट करें। स्क्रीनशॉट बाद में करना जब मैं क्वेश्चन के आंसर लगा दूं। क्लियर। बेम्बनाद झील भारत के कौन से स्टेट में है? बेम्बनाद झील भारत के कौन से स्टेट में है? और डल झील और वूलर
वुलर झील, ये दोनों झील भारत में कहां पर हैं? स्टेट के हिसाब प्रदेश जो भी आपको लगाना है J&K। मानसी गंगा और रामगढ़ ताल, ये दोनों झीलें भारत के कौन से स्टेट में हैं? आपको सिर्फ स्टेट लगाने हैं, झील तो मैंने लिख दिया है। हरिके झील भारत के कौन से राज्य में है? हरिके झील भारत के कौन से स्टेट में है? हरिके झील भी आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है। और सांभर झील भारत के कौन से राज्य में है? सांभर झील भारत के कौन से राज्य में है? और लोकटक झील भारत के कौन से राज्य में है? लोकटक झील भारत के कौन से राज्य में? आपको सिर्फ इनके स्टेट बताने हैं और कुछ झीलों की विशेषता इनके बाद बताऊंगा मैं आपको। 2-3 झील जो इंडिया की, आपसे इनकी स्पेशलाइजेशन पूछ ली जाती है। कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की है, कौन सी खारे पानी की है, कौन सी समुद्री खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये भी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। बट पहले आप इनका आंसर लगाइए। सांभर झील कहां पड़ती है? राजस्थान में है, राजस्थान। लोकटक झील भारत के कौन से राज्य में है? लोकटक झील मणिपुर में है, मणिपुर में आती है। भोजताल मध्य प्रदेश में है, भोजताल झील कहां पर है? मध्य प्रदेश। चिल्का झील भारत के कौन से राज्य में है? ओडिशा में है। सभी स्टूडेंट नोट करें चिल्का झील। लोनार महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और भी इनके ऊपर चर्चा हो सकती है, नहीं विविध की क्लास है और बहुत सारे क्वेश्चन है। वेम्बनाड झील भारत के कौन से राज्य में? केरला में है, लिख सकते हो आप। डल झील और वुलर झील आपके J&K में है। कहां पर है? J&K में है। मानसी गंगा रामगढ़ ताल झील कहां पर है? आपके यूपी में है। आप यूपी के लिए चिंता ना करें, यूपी स्पेशल, यूपी जीके का भी टॉपिक मैं आपके विविध एक्सप्रेस की क्लास में लूंगा। और जब मैं यूपी जीके स्टार्ट करूंगा तो उसमें फिर और किसी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली यूपी का क्वेश्चन आएगा। और यूपी रीजन जिस दिन भी मैंने स्टार्ट किया उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, हो सकता है कि 10 दिन बाद स्टार्ट हो, 15 दिन बाद स्टार्ट हो, बट अभी एग्जाम नहीं है। जिस दिन भी मैं यूपी जीके स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले कंप्लीट फिनिश करूंगा, उसके बाद विविध होगा। उसे आप यूपी जीके को भी आप मेरे विविध में मान के चलो। आप यूपी स्पेशल, यूपी को ज्यादा बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका 2, 4, 8, 5, 7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यूपी स्पेशल आपको जितना बोर्ड पर लिखवाया जाएगा उससे एक भी क्वेश्चन यूपी रीजनल का बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चाहे वो यूपी किसी जिले की डेंसिटी है या साक्षरता है या एजुकेशन है या कहीं की वो कल्चर है या कहीं की जनजाति है, जो भी यूपी का क्वेश्चन होगा या यूपी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो भी आंकड़े आए हुए हैं, जो फिक्स आंकड़े हैं, वो सब आपको अच्छे से लिखवाए जाएंगे। जो एग्जाम में आते हैं बार बार वही आपको कराए जाएंगे, उससे बाहर नहीं कराया जाएगा। क्लियर? आपको घुमाना नहीं है, परीक्षा को पास कराना है। मानसी गंगा रामगढ़ ताल यूपी में है। मानसी गंगा में तो आप मानसी गंगा कहां पर है? आपके मथुरा वृंदावन में है मानसी गंगा। हरिके झील कहां पर है? पंजाब में है, पंजाब। सांभर झील राजस्थान। राजस्थान में और भी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे डिडवाना है। मैं आपको जब भारत की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इंडिया भूगोल आपका चलेगा, इंडिया ज्योग्राफी जो चलेगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि राजस्थान में और बहुत सारी झीलें हैं, जैसे आपका डिडवाना, पिछोला, यानी कि जयसमंद, पुष्कर झील, ये सब कहां पड़ती हैं? ये आपके राजस्थान में। कहां पर है? पुष्कर झील राजस्थान। पुष्कर झील का जहां जिक्र आ रहा है तो पुष्कर झील पड़ती है राजस्थान के अजमेर में आती है। और अजमेर में किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और अजमेर शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? लूनी नदी पर बसा हुआ है। तो मैं आपको पुष्कर झील में किसका एकमात्र मंदिर है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। जैसे जैसे पॉइंट आएंगे मैं पॉइंट को बहुत, यानी कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता चला जाऊंगा, बट आपको थोड़ा विविध एक्सप्रेस की क्लास में थोड़ा सा क्लास के साथ लास्ट तक बने रहना है। यानी कि आपने वीडियो को देखा, लास्ट में देखा या बाद में देखा, क्लास में वीडियो में देखा, वहां से बंद कर दिया, आपको बार बार वीडियो को वॉच करना है। और जब भी मैं 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आऊं तो उससे पहले अपना सारे जितने भी घर के वर्क हैं कंप्लीट करने के बाद 8:30 की विविध एक्सप्रेस की क्लास को आप छोड़ना नहीं है। वो आपके जीएस की रीड की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मैंने यहां पर परियोजना का क्वेश्चन लिखोगे आप ज्योग्राफी के अंदर ही सभी स्टूडेंट। परियोजना यानी कि बांध प्रोजेक्ट जो होते हैं आपके, इसमें आप देखोगे मैंने लिखा घाट प्रवाह। बताइए सही स्टूडेंट, घाट प्रवाह जो बांध परियोजना है
ये कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। घाट प्रभा बांध परियोजना, एक और लिखोगे आप तवा, तवा बांध परियोजना, ये कौन सी नदी पर है और भारत के कौन से राज्य में है। एक क्वेश्चन और आपके लिए, उकाई बांध परियोजना, उकाई बांध परियोजना भारत की कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है। इडुक्की बांध परियोजना, अपने कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर लगाएं, क्योंकि आपने ज्योग्राफी ऑलरेडी से ऑफलाइन में क्लास में पढ़ रखा है। इडुक्की बांध परियोजना, इडुक्की बांध परियोजना कौन सी नदी पर है और भारत के कौन से राज्य में है। एक क्वेश्चन और आपके लिए, यानी कि राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध परियोजना। एक और आप लिखोगे इसी में, गांधी सागर, गांधी सागर, गांधी सागर बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध परियोजना तो मैंने अभी विविध की पीछे की लेक्चर में भी आपको कराई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन बांधों में एक तो बांध की नदी बताओगे आप और एक आप राज्य बताओगे आप। क्लियर? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में रिवर और स्टेट आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो जो भी आपके याद है इनको आप लिख सकते हो आप। घाट प्रवाह घाट नदी पर है, स्टेट आपका कर्नाटका है, लिख सकते हैं सभी स्टूडेंट। तवा बांध परियोजना तवा नदी पर है, स्टेट मध्य प्रदेश आएगा। तवा नदी है और स्टेट आपका मध्य प्रदेश आएगा। उकाई बांध परियोजना उकाई नदी पर, ताप्ती नदी पर है, स्टेट गुजरात। ताप्ती नदी पर है, स्टेट आपका गुजरात आएगा। सभी स्टूडेंट नोट करें, गुजरात। इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पर है, पेरियार, पेरियार नदी पर है, स्टेट आपका केरल आएगा। तो गांधी सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश में है, सॉरी पहले नदी लिखिए आप, नदी चंबल नदी पर है, चंबल नदी, और स्टेट आपका मध्य प्रदेश आएगा। और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों बांध चंबल नदी पर हैं, चंबल नदी, स्टेट राजस्थान आएगा, स्टेट राजस्थान। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है, स्टेट गुजरात आएगा, स्टेट गुजरात। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। एक बार और देखिए आप, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर, स्टेट गुजरात। घाट प्रभा बांध परियोजना घाट नदी पर, स्टेट कर्नाटक। तवा बांध परियोजना तवा नदी पर, स्टेट मध्य प्रदेश। उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर है, स्टेट गुजरात। इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पर है, स्टेट केरला है। और गांधी सागर चंबल नदी पर है, स्टेट मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है, स्टेट राजस्थान। तो यहां पर देखिए आप, चंबल नदी पर 3 बांध हैं। चंबल नदी के 2 बांध राजस्थान में हैं और चंबल नदी का 1 बांध मध्य प्रदेश में है, और किस नाम से है? गांधी सागर। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आपसे ये राणा प्रताप जवाहर सागर गांधी सागर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने आपको सारे बांध तो मैं विविध एक्सप्रेस में एक साथ नहीं आ सकते हैं। जब ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी की क्लास होगी तो सारे ही बांध जो मोस्ट इंपोर्टेंट बांध हैं वो सारे आपकी कॉपी में नोट हो जाएंगे। तो विविध में आप जब इतने लिखकर चलोगे और जब इंडिया ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो इंडिया ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो आपको हार्ड नहीं लगेगा। ऑलरेडी विविध की एक्सप्रेस क्लास से ही 50-60% की तैयारी आपकी ऑलरेडी, जब तक सब्जेक्ट पर पहुंचोगे प्रॉपर तब से उससे पहले ही आपका 50-60% हर टॉपिक पर आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट लिखिए आप। चलो एक क्वेश्चन बताइए आप। मैंने यहां पर लिख दिया परमाणु संयंत्र।
संयंत्र से मतलब होता है प्रोजेक्ट, परमाणु संयंत्र भाई वो प्रोजेक्ट, वो संयंत्र जिससे परमाणु से परमाणु लाइट बनती है। न्यूक्लियर जो रिएक्टर बनते हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं और जो लाइट बनती है वो भारत में कहाँ कहाँ बनती है, कौन कौन से रिएक्टर हैं जो एक्टिव हैं, जो परमाणु से लाइट बना रहे हैं। क्लियर? तो लिखोगे आप नंबर 1 तारापुर। आपको कुछ भी नहीं बोलना है, तारापुर परमाणु संयंत्र एक बार पूरा लिख लो आप, परमाणु संयंत्र। आपको सिर्फ राज्य बोलना है कि ये प्रोजेक्ट भारत के कौन से राज्य में लगा हुआ है। तारापुर परमाणु रिएक्टर, तारापुर परमाणु संयंत्र यानी कि भारत के कौन से राज्य में है, सिर्फ आपको इतना बताना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां दिया रावत भाटा, रावत भाटा। इंडिया ज्योग्राफी चलेगी तो इनका जो मेगावाट उत्पादन है वो भी आपको पूरा टेबल बनाकर बताया जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही नॉलेज रखनी है कि परमाणु रिएक्टर हैं जो एक्टिव हैं कौन कौन से राज्य में और किस नाम से वो चल रहे हैं। रावत भाटा भारत के कौन से राज्य में है? रावत भाटा कलपक्कम, नरोरा। बच्चों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन के आंसर बच्चों ने लगाने स्टार्ट कर दिए, बहुत अच्छे। काकरापारा, काकरापारा परमाणु प्रोजेक्ट और कुडनकुलम केगा परमाणु प्रोजेक्ट। आपको सिर्फ इनके राज्य बताने कि ये परमाणु रिएक्टर, ये परमाणु संयंत्र भारत के कौन से राज्य में स्थापित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट बॉक्स में इन सभी के स्टेट लिखोगे, उससे ज्यादा भी आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, इसमें स्टेट लिखोगे आप। केगा कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। कैसे केगा, कैसे कर्नाटक। कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में आता है। काकरापारा आपके गुजरात में है, गुजरात के सूरत में है। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश यूपी बुलंदशहर में है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और रावत भाटा आपका राजस्थान के कोटा में है, तो राजस्थान का जो रावत भाटा है, कोटा है, कौन सी नदी पर बसा हुआ है? चंबल नदी पर बसा हुआ है। आपका भौगोलिक पृष्ठभूमि कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा गलत नहीं होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जब टॉपिक प्रॉपर पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर? बहुत बच्चों ने पॉइंट पढ़ भी रखे हैं तो आंसर लगाए। परमाणु तारापुर परमाणु संयंत्र भारत के कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीन शॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, लिखिए आप जल संबंधी विवाद पर संसद कानून बना सकती है। पहले तो ये बताओ, बना सकती है या नहीं बना सकती है? जल संबंधी विवाद पर संसद कानून बना सकती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत संसद जल संबंधी विवाद पर कानून बना सकती है। अपने कमेंट बॉक्स में आप वो आर्टिकल लिख सकते हो। आप अपने कमेंट बॉक्स में जल संबंधी विवाद पर संसद कानून बनाएगी, ये प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद जल संबंधी विवाद पर अपना कानून बना सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? एक आंसर तो आपका ये आएगा, राष्ट्रपति करेगा। तो अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था वो 1990 में हुआ था। और इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है?
अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में इसका आर्टिकल अगर आपके याद है तो आप इसका आर्टिकल भी लगा सकते हैं। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद आता है और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, नोट करें इसे। तो बताइए सभी स्टूडेंट, मैंने यहां पर 7वीं अनुसूची लिखी है, तो अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो आप 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है। 7वीं अनुसूची में मैंने आपसे यहां सिर्फ वर्णन पूछा है, किस विषय का यहां पर वर्णन दिया गया है 7वीं अनुसूची में। अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर लगा सकते हैं। लगाइए जल्दी से स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में 7वीं अनुसूची का वर्णन लगाइए, किसका इसमें वर्णन है। लगे 3 सूचियों का इसमें वर्णन आता है, 3 सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में आता है, 7वीं शेड्यूल में आता है। और 3 अनुसूची कौन कौन सी हैं? अपने कमेंट बॉक्स में 3 सूची आप लिख सकते हो। नंबर 1 संघ सूची, संघ सूची। नंबर 2 राज्य सूची, राज्य सूची। और नंबर 3 समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब इनमें थोड़ा सा आपको समझना है, लिखना अभी कुछ भी नहीं है। संघ सूची वो है जो केंद्र में ये इसमें केंद्र के विषय आते हैं। और इसमें कितने विषय संघ में रखे गए? पहले 97 थे और आज वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में अब हैं 100। संघ सूची में कितने सब्जेक्ट रखे हुए, कितने विषयों पर ये कानून बना सकती है? 100 पर संघ सूची कानून बना सकती है। संघ में सूची में 100। केंद्र सरकार कितने विषयों पर कानून बना सकती है? 100। पहले कितने थे? 97, अब कितने? 100। तो ऐसे राज्य सूची में कितने विषय थे? पहले 66 थे और अब राज्य सूची में वर्तमान कितने विषय? 61 हैं। ऐसे आपका समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 है। तो इस लाइन का सीधा मतलब है जो विषय संघ सूची में रखा गया है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो विषय राज्य सूची में रखा गया है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो विषय समवर्ती सूची में रखा गया है उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र कानून बना सकते हैं। एक अभी आपको कॉपी में आप नोट मत करिए आप प्लीज, पहले आप समझिए मैंने क्या बोला यहां पर। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। एक लाइन और, अगर राज्य सूची समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना रही है तो उसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर राज्य ने राष्ट्रपति से समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन ली है तो केंद्र सरकार उसके उस कानून को निरस्त नहीं कर सकती। अगर राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लिए और राज्य सरकार ने कानून बना दिया है समवर्ती सूची पर तो उसको संसद यानी कि कैंसिल कर सकती है, उसके पास ये पावर भी है। क्लियर? तो समवर्ती सूची समझिए आप, यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जोड़ सकते हो आप, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और राज्य सूची, अभी इसमें एक पॉइंट और देखोगे आप यहां पर ही, संघ सूची में कुछ विषय मैंने यहां पर लिखे जैसे बैंक, बीमा, रेल, रक्षा, विदेशी मामले या विदेशी व्यापार लिखो आप, विदेशी व्यापार, मुद्रा विनिमय, मुद्रा, ये सब किसके विषय आते हैं? ये संघ में आते हैं। लेकिन पूरे 100 नहीं है, ये से मैंने 100 इंपॉर्टेंट जो एग्जाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, कम से कम आपके इतने विषय याद होने चाहिए। राज्य सूची में 2-4 राज्य सूची के विषय भी आप लिख सकते हो। राज्य सूची में जैसे स्वास्थ्य, कृषि, भूमि, कारागार, बिजली, मनोरंजन, ये सब राज्य सूची में आते हैं। ये राज्य सूची। स्वास्थ्य कौन सी सूची का विषय है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हेल्थ जो चिकित्सा जो हॉस्पिटल आती हैं ये कौन सी सूची के विषय में आती हैं? राज्य सूची में आती हैं। शिक्षा पर भी आप लिख सकते हो आप, परिवार नियोजन यानी जनसंख्या कंट्रोल, परिवार नियोजन, और श्रमिक कल्याण, शिक्षा,
1 ये आपके समवर्ती सूची में आते हैं। सारे विषय नहीं है बट वो विषय मैंने आपको लिखवा दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जब संविधान का प्रॉपर टॉपिक चलेगा तो और इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। जब संविधान का प्रॉपर टॉपिक इस पर हम आएंगे तो उससे ऑलरेडी पहले ही आपके इन तीनों सूचियों के कुछ विषय आपके ऑलरेडी पहले से याद हैं, तो आपको वो जो परसेंट है संविधान का की तैयारी का जो परसेंट है वो आपका बढ़ जाएगा। क्लियर? तो विविध एक्सप्रेस की जो क्लास में बार बार आपसे बोलता हूं, एक आपके लिए रीढ़ की हड्डी है। विविध एक्सप्रेस की क्लास को आप अच्छे से वॉच कीजिए, उस क्लास को आप कभी भी मिस मत कीजिए, बराबर उसको वॉच कीजिए। अगर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास बराबर वॉच कर रहे हो आप, तो समझो आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो रही है। मार्केट से आपको कोई प्रैक्टिस सेट लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये विविध एक्सप्रेस की क्लास ही अपने आप में एक बहुत मार्केट प्रैक्टिस सेट है। आपकी मार्केट का बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट आपकी विविध की नाइट में 8:30 बजे जो मैं क्लास अब दे रहा हूं आपको, ये आपकी क्लास है। क्लियर? आगे लिखिए आप। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट चलो कुछ संगठन पे चर्चा कर लेते हैं आपसे। बताओगे आप संगठन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की स्पेशल वीडियो मैं विविध एक्सप्रेस में लेकर आऊंगा आपके लिए स्पेशल वीडियो, जिसमें संगठन के हेडक्वार्टर, उनके गठन का सन, कितने टोटल मेंबर, उनके वर्तमान महानिदेशक, अध्यक्ष, चेयरमैन कौन है, या उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, या उनके अब जो इस साल में 2020 में या 19 में जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुए उनमें क्या मोटिवेट, क्या उनकी थीम रखी गई है। एक पूरी वीडियो एक्सप्रेस वीडियो आपके लिए संगठन ऑर्गेनाइजेशन पर स्पेशल एक वीडियो आएगी, और एक ही वीडियो में कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को मैं कंप्लीट कर दूंगा। जो भी मैं विविध एक्सप्रेस की एक वीडियो ऑर्गेनाइजेशन पर लेकर आऊंगा उसी में समझो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ रिमाइंड के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिखिए आप नंबर 1 IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपको सिर्फ हेडक्वार्टर बताना है। IMF का हेडक्वार्टर आपको बताना है, UNO का हेडक्वार्टर बताना है। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इनके हेडक्वार्टर लिख सकते हो आप। IDA, ADB, एपेक, ओपेक, सार्क, यूनिसेफ, यूनेस्को, नाटो, SCO, WTO, WHO, ILO, UNEP, यूनेस्को लिख दिया मैंने आपको सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन लिखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। और इनके सभी के हेडक्वार्टर, इनके मुख्यालय कहां पर हैं, अपने कमेंट बॉक्स में भी स्पीड के साथ इनका आंसर लगाइए। तो अपनी कॉपी में भी लिखिए, टाइप भी करिए, आप अच्छे से टाइप कीजिए कि इनके हेडक्वार्टर कहां पर है। आपको सिर्फ इनके घर बताने हैं। विविध एक्सप्रेस की क्लास में अगर आप इनके सबके मुख्यालय आपके याद हैं, ये आज याद हो जाते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल वीडियो आएगी तो इनके और जो पॉइंट है वो आपके सामने आएंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। क्लियर? तो लिखिए आप, IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। वॉशिंगटन DC कहां पर है? USA है, और USA की राजधानी वॉशिंगटन DC है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं बट इतना टाइम नहीं होता। UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। केनिया की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर तो कई लगातार वॉच आ रहा है वीडियो में। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स। सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं आए, और भी बचे हैं आपके। आईडीए का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। एससीओ का हेडक्वार्टर संघाई में है। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ तीनों का हेडक्वार्टर
तीनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? इन तीनों का हेडक्वार्टर जेनेवा। जेनेवा कौन से देश में? स्विट्जरलैंड में है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला यानी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला। एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। कहां पर है? सिंगापुर। एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। काठमांडू में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट से ये होगा कि आप बाद में भी इनको सबको लिख सकते हैं आप। क्लियर? आपका टाइम भी बचेगा और आगे के क्वेश्चन भी आपको करा सकता हूं। नेक्स्ट लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत क्रांति। सभी स्टूडेंट हेडिंग डालें श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया तो अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं श्वेत क्रांति के जनक ये फादर कौन कहलाए हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। और श्वेत क्रांति का जो पहला चरण है, पहला चरण कौन सी सन से? 1970 में है। इसका पहला चरण 1970 में है। और जब इसका पहला चरण चला तो उसमें कौन सा एक ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध। क्लियर? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध से है। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जब आपने इस क्वेश्चन को नोट किया, आप इसको नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट करो। इसके बाद आपको लिखना है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है? अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको। अगर भारत में आपसे पूछे तो एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। ये जो हरित क्रांति है इसका उद्देश्य था गेहूं व चावल का उत्पादन। गेहूं व चावल। हरित क्रांति में गेहूं व चावल की फसलों पर जोर दिया गया। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपसे पूछी जाए तो गेहूं और सेकंड प्रायोरिटी आपसे पूछी जाए तो राइस, चावल। तो गेहूं व चावल को कौन सी क्रांति में रखा गया है? हरित क्रांति में रखा गया है। हरित क्रांति। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? एक क्वेश्चन आपको अपने कमेंट बॉक्स में ही लगाना है। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए और एक क्वेश्चन जैव विविधता दिवस कब मनता है? पहले भी मैंने आपको लिखवाया है, दोबारा आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन दोबारा से आप जान के मैंने रखा है कि जिससे कि आप क्वेश्चन को इसको भूलो ना। जैव विविधता दिवस कौन सी डेट को मनाया था? 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। तीनों क्वेश्चनों के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे? बच्चों के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। यानी कि लिखिए आप जैव विविधता चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन कटाई से है। वन कटाई के विरुद्ध है। वन कटाई के विरुद्ध।
चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की है और कहां से? उत्तराखंड। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? उष्ण कटिबंध वन क्षेत्र। जैव विविधता दिवस कब मनता है? 22 मई। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और 8:30 नाइट की जो क्लास है आपकी विविध एक्सप्रेस की जो क्लास चलती है, तो इसमें सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, जिससे कि आपकी जीएस कहीं कमजोर ना पड़े और आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो आप तो आपकी परीक्षाएं पास हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।